अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। नाज़रीन, मौजूदा मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान की मुतहर्रिक सिफारतकारी को एक मस्बत पेशरफ्त के तौर पर देखा जा सकता है। हालिया रवाबित और मुलाकातें, खुसूसन इसहाक डार की सतह पर होने वाली सिफारती सरगर्मियाँ, जिसमें उनकी आज मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती के बाद तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान से और इसके साथ साथ फिर सऊदी वज़ीर ख़ारजा फ़रहान बिन फैसल से भी मुलाकात भी हुई है। उन चारों वज़ीर ख़ारजा की मिल बैठने के बाद एक इजलास में गुफ्तगू भी हुई है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी की उम्र पर बात की गई और इस चीज़ पर भी बात की गई कि कैसे इस खित्ते को कशीदगी से पाक किया जा सकता है। पाकिस्तान इस खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए एक बहुत ही फ़ाल किरदार अदा कर रहा है और इसके लिए बल्कि गैर जानिबदारी, तसलसल और बड़ी ताकतों का एतमाद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे में ईरान अमरीका मुज़ाकरात की मेज़बानी बिलाशुबा पाकिस्तान के लिए सिफारती कामयाबी हो सकती है, मगर इसे एक बड़ी जोग्राफियाई सियासी जिम्मेदारी भी समझना होगा, क्योंकि ऐसी सालिसी पाकिस्तान को ताकतों के बीच तवाज़ुन कायम रखने के मुश्किल इम्तिहान में डाल सकती है। जहाँ तक जंग बंदी के पायदार होने का ताल्लुक है, तो माजी के तजुर्बात बिल्कुल ये बताते हैं कि ये अक्सर आर्जी वक्फा साबित होती है जब तक बुनियादी तनाज़ात हल ना हो। डोनाल्ड ट्रंप की जंग बंदी पर आमादगी को मुकम्मल पसमाई नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक रीकैलकुलेशन भी समझा जा सकता है। अब मुमकिन यह है कि महदूद अहदाफ हासिल करने के बाद वो मज़ीद नुकसान या तवील जंग से बचना चाहते हों, जबकि जेडी वेंस के बयानात, जिसमें उनका ये कहना था कि फ़ौजी मकासद हासिल कर चुके, जल्द ईरान से निकल जाएंगे, सियासी दबाव और दाखिली बयाने का हिस्सा भी हो सकते हैं। ईरान इस मुख्तसर दौरानिए में मुकम्मल तौर पर मजबूत नहीं तो कमज़ोर भी नज़र नहीं आया, बल्कि बाज़ पहलुओं से उसने अपनी मुज़ाहमती सलाहियत और इलाकाई असर रसूख को बरकरार रखा। इसलिए कहना कबल अज़ वक्त होगा कि कोई फ़रीक फ़ैसला कुन बरतरी हासिल कर चुका है। मजमूई तौर पर पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हिकमत अमली यही है कि वो सालिसी की कोशिश जारी रखे, मगर गैर ज़रूरी तौर पर किसी ब्लॉक का हिस्सा बनने से गुरेज करे। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त में ज्वाइन कर लिया है माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर डॉक्टर शाज़िया अनवर ने। डॉक्टर साहिबा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, इस वक्त इन मुज़ाकरात को अगर देखा जाए तो सारी नज़रें इस्लामाबाद पर लगी हुई हैं और इस्लामाबाद में ही तुर्की के वज़ीर ख़ारजा, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा, सऊदी वज़ीर ख़ारजा जो है वो बैठे भी हैं पाकिस्तानी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के साथ। अब इन तमाम वज़ीर ख़ारजा की कल वज़ीर आज़म से भी मुलाकात होगी। अगर मुज़ाकरात के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है आपके ख्याल में? पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगी कि आपका जो प्रीएम्बल होता है वो हमेशा इतना प्रोफाउंड, इतना सॉलिड होता है। उसमें वो सवाल खास तौर पे उठाए जाते हैं जो कि उठाए जाने चाहिए। आपको मीडिया पे, इवन सोशल मीडिया पे टिल्ट नज़र आता है। एक तरफ ये कि पाकिस्तान जो है क्या वो मीडिएशन कर भी पाएगा, और दूसरी तरफ ये कि पाकिस्तान ने कौन से जो है हमने कोई कोह-ए-माह जो है वो फ़तह कर लिया है। तो जो आपकी हमेशा लाइन होती है वो ये कि इसके पीछे डीप फिलोसॉफिकल थॉट आखिर है क्या? कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी पड़ गई है और पाकिस्तान किसी ऐसी सूरत-ए-हाल में गारंटी देने की और ख़ास तौर पे किसी की ज़िम्मेदारी कबूल करने पे बिल्कुल भी उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो ऐसी कोई मीडिएशन शटल डिप्लोमेसी का हम हिस्सा हैं। अभी आज जो आपने देखा उसमें वज़राए ख़ारजा जो कि ऐसे ममालिक हैं जिनका ईरान के साथ भी राब्ता है, जिनका अमेरिका के साथ भी राब्ता है, तो वो ये तय कर रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात होते हैं किसी स्टेज पे तो वो उनकी लाइन्स क्या होंगी, उसके कंटूर्स क्या होंगे और क्या बातें जो हैं उसमें होंगी जिनको कि फिर हम ईरान से बात कर लें, हम अमेरिका से बात कर लें और उसके बाद जो है वो बात आगे बढ़ाएँ। इसके अलावा जो पाकिस्तान के कंधों पे बोझ आन पड़ा है, जो उसके दोस्त ममालिक ने और ईरान के ट्रस्ट ने जो हमारे कंधों पे डाला है, वो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी देखें, जहाँ भी नेगोशिएशन इससे पहले हुई हैं, इज़राइल ने वहाँ पे नेगोशिएटर जो हैं उनकी असैसिनेशन की है, हिस्टोरिकल पैटर्न है एक। इस्माइल हानिया को आप देख लें, हसन नसरुल्लाह जो हैं वो भी एक नेगोशिएशन का हिस्सा थे। फिर कतर के अंदर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई, वहाँ हमास जो है वो नेगोशिएशन कर रहे थे। फिर लेबनान के अंदर जो है वो एक इरानियन एम्बेसी के अंदर जो है वो उस पे हमला हुआ, तो वहाँ भी नेगोशिएशन हो रही थी। तो नेगोशिएशन रीजन के कंट्रीज करना चाह रहे हैं, जो आज जिनके वज़राए ख़ारजा मिल बैठे हुए हैं वो करना चाह रहे हैं। अमेरिका इस क्वागमायर से निकलना चाह रहा है, लेकिन इस्राइल एक बिल्कुल डिफरेंट लाइन पे चल रहा है। उसकी लाइन अभी भी ये नहीं है कि अगर मेरी 70% तबाह बर्बादी हो गई है तो क्या मेरे लिए ये काफ़ी है? उसके लिए ये नाउ और नेवर वाला हिसाब है और उसको भी सँभालना। तो पाकिस्तान की पोज़ीशन
बहुत टाइट रोप पे है, बहुत स्लिपरी स्लोप पे है। एक तो ट्रस्ट है बहुत से दोस्तों का, ममालिक का, और दूसरा फिर ज़िम्मेदारी है, और ज़िम्मेदारी में कोई भी पार्टी एक वक़्ती सीज़ फायर नहीं करवाना चाह रही, और ये सीज़ फायर नाम की चीज़ तो ईरान सुनना भी नहीं चाह रहा। तो फिर इसके लिए जो है वो बंद दरवाज़ों के पीछे बात तो हो रही होगी कि लॉन्ग टर्म जो है वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट क्या होगा। जी। उस लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी अरेंजमेंट में एग्रीमेंट्स चाहिए होंगे, डिफेंस पैक्ट चाहिए होंगे, गारंटीज़ चाहिए होंगी, ज़िम्मेदारियाँ चाहिए होंगी। तो ये सारे ममालिक ये खुद ये किरदार अदा करें या ना करें, ये सब ये मिल बैठ कर सोच रहे हैं कि ये कौन करेगा। मिसाल के बिल्कुल। तौर पे 2 प्लेयर चाइना और रशिया जो है वो हम उनको भूल जाते हैं। बेशक वो इन महफ़िलों में बैठे हुए नज़र ना आएँ, लेकिन वो इस पूरे के पूरे मसले के अंदर बाकायदा शामिल हैं। तो फिर अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर रशिया जो है वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी अरेंजमेंट करता है और ईरान पे होने वाली मुस्तकबिल के किसी भी हमले को बहुत कॉस्टली बना देता है, या इस सर्कल को रोकने में, जो वायलेंस का साइकिल है इसको रोकने में कामयाब हो जाता है, तो उसका फ्रेमवर्क फिर कौन बैठ के तैयार जी। करेगा? तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत सब्र और बहुत आज़माइश वाला काम है। जी। कोई भी मुल्क जो है वो सिर्फ़ ये खड़ा होकर एक जो है वो हाइपर मैस्कुलिन स्टेटमेंट नहीं देना चाहता कि जी ईरान तो हमारी मुट्ठी में बंद है, हम अब कहेंगे तो ईरान रुक जाएगा, हम तब कहेंगे तो सऊदी अरेबिया रुक जाएगा, और हम इशारा करेंगे तो अमेरिका रुक जाएगा। नहीं, जी। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अच्छा, हमारी डॉक्टर सिर्फ़ एक साहिबा, ये हैसियत बड़े जो अहम आपने नुकात उठाए हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब की कल ईरानी सदर से भी तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद जो है वो टेलीफ़ोनिक गुफ्तगू हुई है, और उसमें भी यही बात हुई है कि एक ट्रस्ट डेफ़िसिट बहुत ज़्यादा है, और वो ये कि 2 दफ़ा मुज़ाकरात हो रहे थे, 2 दफ़ा अटैक कर दिया गया। और इसके साथ-साथ मिस्र ने एंगेज किया था ईरानी क़यादत को, और ये भी हमें पता है कि तुर्की में ये मुज़ाकरात की ये मुलाकात होनी थी, लेकिन पाकिस्तान में इस्लामाबाद में ये मुलाकात हो रही है। तो अचानक से जो पाकिस्तान का लीडिंग रोल है, कुछ लोग इसे समझ नहीं पा रहे कि अचानक से पाकिस्तान को ऐसा लीडिंग रोल जो है वो कैसे मिल गया? देखिए, इसमें लीडिंग रोल किसी एक कंट्री का नहीं है। इसमें लीडिंग रोल जो भी आज लेना चाहेगा, वो कल की फिर जो भी होता है प्रोज़ और कॉन, फिर उसको भी सहने के लिए तैयार हो जाए। मैं तो नहीं हूँ। मुझे अगर इस नेगोशिएशन का आज एबीसी नहीं पता, तो मैं कल के इसके नताइज के बारे में उसकी ज़िम्मेदारी कैसे ले लूँ? आज की 5 मिनट फेम और 5 मिनट विक्ट्री के लिए। तो इसमें एक तो इस चीज़ से और इस ट्रायम्फ से हमें निकल आना चाहिए। बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, और जी। ज़िम्मेदारी हमेशा आपके लिए जो है वो सोचने का और ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस को लेके आती है। तो पाकिस्तान को एक तो इसलिए चुना गया है कि ईरान जो है उसके तुर्की के साथ भी माज़ी में हल्की-फुल्की खटास रही है, और इजिप्ट में भी उनका ये है कि वो हमारा लेवल नहीं है, हम उस तरीके से बात नहीं कर सकते। एक तो सीधी-सीधी बात ये है कि ईरान का ट्रस्ट का लेवल हम पे ज़्यादा है, और दूसरा जुग्राफियाई हकीकत के हिसाब से ईरान का और हमारा डिस्टेंस बहुत कम है, तो उनकी सेफ्टी इस वक़्त बहुत इम्पोर्टेंट है। उनकी सिक्योरिटी इस वक़्त बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये ज़िम्मेदारी जो कि इस वक़्त पहाड़ की तरह हमारे कंधों पे है, वो ये है कि अगर वो किसी पॉइंट पे ट्रैवल करके किसी ऐसी जगह पे, ऐसी लोकेशन पे आना चाहते हैं, तो फिर उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना, वो फिर उस कंट्री के पास ना सिर्फ़ उसकी कैपेसिटी हो, कैपेबिलिटी हो, बल्कि पॉलिटिकल विल भी हो उसकी। ये ना हो कि तीनों में से कोई एक चीज़ भी माइनस होती है, तो आप उसको 100% सिक्योरिटी नहीं कह सकते। पाकिस्तान इस वक़्त जिस सिचुएशन में है, वो पॉलिटिकली इस रीजन के अंदर पीस चाहता है, उसकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी पे तो किसी को शक है ही नहीं। ये वजह है, वरना इसके अंदर डिफरेंट पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं। ये एक बंदे का या एक मुल्क का काम नहीं है। अगर ये जीत होगी, तो ये इस रीजन की जीत होगी, जिसमें पाकिस्तान एक बहुत मस्बत और बड़ा किरदार अदा उसने किया होगा। और अगर ये नेगोशिएशन जो हैं, वो किसी खदशे का शिकार होते हैं, किसी नतीजे पे नहीं पहुँचते, तो भी इसके अंदर जो पार्टीज़ अपनी नेक नियति से, अपनी हिम्मत से एक जंग को रुकवाने की कोशिश कर रही हैं, तो उनके ऊपर भी इसका कोई ओनस या मलबा नहीं गिरना चाहिए कि जी कल तो आप बैठे हुए थे बड़े यहाँ पे मुज़ाकरात कराने, तो इन मुज़ाकरात को हो सकता है 6 महीने लग जाएँ, 6 साल लग जाएँ, जो बातें ईरान और जो रीजन के पावरफुल कंट्रीज़ कर रहे हैं। जी। ये मुज़ाकरात ये तो नहीं है कि आज अगर ट्रंप ने सोशल मीडिया पे कह दिया, ओहो मैंने 5 मिनट के लिए बम्बार्डमेंट रोक दी है, इसराइल मुसलसल बमबारी कर रहा है, ईरान इसराइल पे बमबारी कर रहा है। तो ये ट्रंप की सोशल मीडिया की ट्वीट्स से तो होने वाली नेगोशिएशन नहीं है। इसमें तो हंड्रेड्स ऑफ पेजेस जो हैं, उनके तैयार करने हैं, ये तय करने के लिए कि ईरान जो है उसका इकोनॉमिक रोल क्या होगा, उसका डिप्लोमैटिक रोल क्या होगा, उसकी सैंक्शंस की आइसोलेशन कैसे खत्म होगी, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का कंट्रोल कैसे होगा, गल्फ के कंट्रीज जिनका सिक्योरिटी आर्किटेक्ट तबाह बर्बाद हो गया है,
क्या उनको भी साथ बिठाकर ईरान की तरफ से गारंटी दिलवाई जाएगी कि हम आपके लिए सेफ हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपके लिए सेफ है, आपको कोई किसी नए सिक्योरिटी रैकेट का या किसी जो है वो सिक्योरिटी मनी किसी माफिया को देने की जरूरत नहीं है। तो ये पेजेस आफ्टर पेजेस, मीटिंग्स आफ्टर मीटिंग्स, ये बात फिर डिस्कस होगी और फाइनली ये डिस्कस होगा कि ईरान पे हमला किस और मुल्क पे हमला होगा। इस तरह की कोई सिक्योरिटी ठीक। अरेंजमेंट जो है जिसमें 2 नाम जो हैं वो चाइना और रशिया के हैं। चाइना बिल्कुल, की आपने नॉन कहा कि इंटरवेंशनिस्ट चाइना पॉलिसी है, और चाइना रशिया का रोल जो है वो भी आपको नज़र आ रहा है। बज़ाहिर तो वो उस तरह से इसमें शामिल नहीं है, लेकिन वो किसी तौर पर उन्हें एतमाद में भी लिया गया है। फिलहाल के लिए डॉक्टर शाजी अनवर चीमा साहिब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। क्या मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर जंग के धाने पर खड़ा है? खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी अब सिर्फ बयानात तक महदूद नहीं रही, बल्कि खतरनाक हद तक अमली शक्ल इख्तियार करती दिखाई दे रही है। फौजी नकलो हरकत में तेज़ी, खलीजी खित्ते में सिक्योरिटी अलर्ट्स और आलमी ताकतों की गैर मामूली सरगर्मियाँ, ये सब किसी बड़े बड़े तूफान का पेशखैमा महसूस हो रही हैं। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी मीडिया खुसूसन CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सबसे अहम तेल बरामदी मरकज़ खाग आइलैंड को मुमकिना तौर पर निशाना बनाए जाने के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। ये वो मकाम जहाँ से ईरान की ज़्यादातर तेल बरामदात होती हैं और जो इसकी मईशत की शहरग समझा जाता है। अब तजियाकारों ने खबरदार किया है कि अगर इस स्ट्रेटेजिक तनसीब पर हमला होता है तो इसके असरात सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि खलीजी खित्ते की सिक्योरिटी, आलमी तेल की सप्लाई और तवानाई की कीमतों पर शदीद असरात पड़ सकते हैं। जबकि दूसरी जानिब ईरान ने वाज़ेह धमकी दी है कि अगर उसकी सरजमीन पर किसी किस्म की ज़मीनी कार्रवाई की गई तो वो सऊदी अरब की अहम बंदरगाह यंबा को निशाना बना सकता है, जो इस वक्त ख़ास तौर पर इसलिए अहम है क्योंकि आबनाए हुर्मज़ में मुमकिना रुकावटों के बायस तेल की तरसील के मुतबादल के रास्ते के तौर पर यही बंदरगाह इस्तेमाल हो रही है। अब ईरानी पासरान इनकलाब ने न सिर्फ खित्ते के शहरियों को खबरदार किया है कि वो अमरीकी अफवाज के करीब मौजूद मकामात और होटल से दूर रहें, बल्कि ये इल्ज़ाम भी आयद किया है कि गैर अस्करी शहरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी जानिब ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मज़ को महदूद करने, बहरी जहाज़ों को वापस मोड़ने और खलीजी खित्ते में मिसाइल और ड्रोन हमलों के दावे भी अब सामने आए हैं, जबकि इसराइल की तरफ से ईरानी तनसीबात को निशाना बनाने के इशारे सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना रहे हैं। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को दी गई मोहलत में बार बार तोसी और सख्त बयानात भी इस बात की निशानदही करते हैं कि सिफारती दबाव अपनी आखिरी हदों को छू रहा है। ऐसे में एक बड़ा सवाल सर उठा रहा है कि क्या ये सिर्फ दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली है या वाकई दुनिया एक ऐसे तसादुम के करीब पहुंच चुकी है जो पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकता है। इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर लिया है दिफाई तज्जियाकार कमोडोर रिटायर्ड एहसान अहमद खान साहब ने। एहसान साहब का बहुत शुक्रिया। एहसान साहब, एक तरफ तो मुज़ाकरात की मेज़ जो है वो सजने जा रही है और आज हमने देखा कि पाकिस्तान में भी बड़ी गैर मामूली किस्म की मुलाकातें हुई हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म हाउस जाके वज़ीर आज़म से मुलाकात की और इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म और DGISI और मुशीर कौमी सलामती भी मौजूद थे। एक तरफ मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं, दूसरी तरफ हमें नज़र आ रहा है कि कशीदगी अभी बरकरार है, हमलों में तेज़ी भी सामने आ रही है। ऐसे में अमेरिका की ये प्लानिंग भी सामने आ रही है कि खाक जजीरे पर वो अपना कंट्रोल हासिल करना चाहता है। तो सर, एक नेवल और जॉइंट ऑपरेशन के तौर पर ये ऑपरेशन जो है वो कितना पेचीदा है और क्या ये मुमकिन भी है अमेरिका के लिए या नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में जाए बगैर मैं इस ऑपरेशन को समझाने की कोशिश करूंगा। जी। पहली चीज़ तो ये कि पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक पोस्चर है वो ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और CDF की जो इन्वॉल्वमेंट रही है उसकी वजह से हम इस जगह तक आज पहुंचे हैं कि अब हमने साइड चूज़ नहीं की, हमने एक रोल चूज़ किया है और उस मीडिएशन एफर्ट की आज एक मुंह बोलता सबूत ये है कि तीन जो हैं फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद है और वो कोशिश कर रहे हैं कि इस इतने बड़े मसले का कोई हल निकाला जा सके। फिर आपने अपने इंट्रो में भी कहा और अपने सवाल में भी पूछा कि खार्ग आइलैंड पे क्या हो सकता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि खार्ग आइलैंड इतना इंपॉर्टेंट किस वजह से है। देखें, खार्ग आइलैंड जो है वो ईरान की जो तेल की जो तरसील है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। वहां से तकरीबन 90% तेल जो है ईरान का वहां से एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन वहां से तेल निकाला नहीं जाता। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर वो खार्ग आइलैंड पे काबू कर भी लेते हैं, कब्जा कर भी लेते हैं या उसको तबाह भी किया जाता है, यस, जो एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, लेकिन जो ऑयल वेल्स हैं जहाँ पे तेल जहाँ से निकल रहा है वो ईरान के मेनलैंड पे है, वो अपनी जगह मौजूद रहे।
अब खर गालेंड खुद जो है वो एक बहुत छोटा सा जजीरा है, कोई इतना बड़ा नहीं है, लेकिन वहां पे आसपास कोई भी प्रोटेक्शन ऐसी नहीं है। और जब भी हम एम्फीबियस असॉल्ट्स करते हैं कि जी। जिसमें पानी के रास्ते या हवा के जरिए फौजें जो हैं किसी खुश्की के ऊपर लैंड की जाती हैं, ये मिलिट्री प्लानिंग प्रोसेसेस के अंदर एक मुश्किल तरीन और जिसमें बहुत हाई लेवल की जॉइंटनेस चाहिए होती है। इसमें कोई शक नहीं है। टेक्टिकल और ऑपरेशनल लेवल पे जो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव प्रोपोंडेंस अमेरिकन की है, शायद ही दुनिया में किसी और की है, वो बहुत बहुत मजबूत है इस मामले में। लेकिन खर्ग आइलैंड देखें, बिल्कुल पर्शियन गल्फ में तकरीबन नॉर्थ वाली साइड पे है, कुवैत और इराक के बॉर्डर से थोड़ा ही दूर है। वहां पे पहुंचाने के लिए अभी जापान से अमेरिका ने अपना एक मरीन एक्सपीडिशन यूनिट जो कि यूएसएस ट्रिपोली का और सैन डिएगो से यूएसएस बॉक्सर का मूव किए हैं। 2000 ट्रूप्स 82nd एयरबॉर्न के भी मूव किए हैं, लेकिन इनको वहां पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा। और अगर वो पहुंच भी जाते हैं तो इस एम्फीबियस असॉल्ट करने के लिए उनको फिर हुर्मुज से ही तो गुजरना पड़ेगा, जी। और हुर्मुज पे इस वक्त कंट्रोल ईरान का है। तो पहले तो उनको वो सारी एनवायरनमेंट और सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी जहां पे उनके पास मुकम्मल सी कंट्रोल हो, फेवरेबल एयर स्पेस हो, तब जाके वो इस आइलैंड के ऊपर कोई बूट्स ऑन ग्राउंड का सोच भी सकते हैं। और अगर इस दौरान वहां पे माइनिंग ऑपरेशन हो जाता है तो प्रीकर्सर ऑपरेशंस अपना एक बहुत लंबा टाइम लेते हैं और उसमें बहुत ज्यादा जानी नुकसान भी होता है। ये याद रखिएगा कि वियतनाम वॉर के बाद से जो सबसे बड़ा एक टैबू समझा जाता है अमेरिकन सोसाइटी के अंदर, वो है बॉडी बैग्स। अमेरिका में काले बैग्स के अंदर बंद हुई हुई लाशें एक्सेप्ट होने की टॉलरेंस नहीं है। और यही वजह है कि वहां के लोग इस बात पे परेशान है कि अगर ये जंग बढ़ती है और ड्राफ्ट ऑर्डर निकलता है, तो यंगस्टर्स को जिनको पता ही नहीं है कि जंग लड़ी किस लिए जा रही है, उनको इस जंग में धकेल दिया जाएगा। बिल्कुल एहसान साहब, ये बात आपकी ठीक है। अभी तक तो जो डिटेल्स सामने आई हैं, 13 अमरीकी फ़ौजी जो हैं मुख्तलिफ हमलों में हलाक हो चुके हुए हैं। आपने बूट्स ऑन ग्राउंड की बात की, तो अगर बूट्स ऑन ग्राउंड की सिचुएशन होती है तो मज़ीद उनको बॉडी बैग्स जो है वो उठाने पड़ेंगे, और अमेरिका इस पोजीशन में है नहीं। अब मसला ये है कि ईरान ने कहा है कि अगर हमारी तवानाई की तनसीबात पर अगर आप हमला करते हैं या वहाँ पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करेंगे तो हम सऊदी अरब की बंदरगाह यंबा और फजीरा को निशाना बनाएंगे। और ये वो बंदरगाहें हैं जहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मस जो है वो, अगर वो बंद होती है तो मुतबादल जो बंदरगाहें हैं जहां से तेल की सप्लाई हो रही है वो यही रास्ता है। तो ये जो धमकी है ईरान की, ये कितनी संजीदा है, और क्या ईरान जो है इस हद तक जाएगा आपके ख्याल में? ये बहुत संजीदा है। ये देखें, ये जब जंग शुरू हो चुकी थी तो आपने शायद सुना हो, डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस टॉक वो कर रहे थे और उन्होंने कहा जनाब कि ईरान ने तो अपने आसपास के न्यूट्रल ममालिक जो हैं उनके ऊपर हमले करने शुरू कर दिए हैं, उसको करने का कोई हक नहीं था। या ईरान ने जो है वो हमारी कैलकुलेशन में नहीं था कि ईरान जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा। लेकिन जब आपने एक मुल्क को कॉर्नर कर दिया है, वो अपनी एग्जिस्टेंशियल लड़ाई लड़ रहा है, उसके उसकी कायम रहने के ऊपर सवालात हो रहे हैं, तो वो जहां पे भी उसको अपने दुश्मन के इंटरेस्ट नजर आएंगे और या इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करेगा, तो वो करेगा। मुख्तलिफ कई जगह ऐसी भी हैं जहां पे ईरान ने अटैक किया नहीं था, लेकिन उसको ये शो किया गया कि ये ईरान ने किया है। अरामको पे एक अटैक था, ओमान के सलाला पोर्ट के ऊपर था, टर्की पे हुआ, अजरबैजान पे हुआ, जो कि आईआरजीसी ने डिनाई किया कि हमने अटैक नहीं किया। इसमें सबसे बड़ा जो जो स्पॉइलर है वो है इसराइल, क्योंकि इसराइल चाहता है कि जंग जारी रहे। इसराइल चाहता है कि इसमें बाकी अरब ममालिक शामिल हो, और ईरान को इस सिचुएशन में लेकर आया कि वो मजबूर हो जाए इस तरह का कोई कदम उठाने के लिए। इसलिए इस पे डिप्लोमेसी जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सिर्फ ईरान वाली साइड पे नहीं, अमेरिका वाली साइड पे भी जो पावरफुल मुल्क हैं, चीन है, रूस है, पाकिस्तान अभी खुद इस तरह की एक पोजीशन में है कि जहां पे वो निगोशिएट कर सकता है ईरान और अमेरिका दोनों के साथ। इसराइल के साथ तो जारी बात है हमारी नहीं है, जी। लेकिन अमेरिका के साथ इस चीज पे निगोशिएट जरूर किया जा सकता है। और दोनों साइडों को कोई एक रिस्पेक्टेबल वे आउट ढूंढना पड़ेगा, कोई ऑफ रैंप निकालना पड़ेगा, वरना इसमें इस जंग के जो आफ्टर माथ है वो पूरी दुनिया के लिए बहुत खौफनाक होगा। इसकी हम ये अफोर्ड नहीं किया जा सकता। बिल्कुल जी, दोनों साइड्स को जो है बड़ा रिस्पेक्टेबल किस्म का एक सोल्यूशन इसमें ढूंढना होगा, और एफर्ट्स भी हो रही हैं, आपको पता है मेल मुलाकातें भी चल रही हैं, और पाकिस्तान का रोल जो है बड़ा इसमें लीडिंग रोल है और पूरी दुनिया से एक्नॉलेज भी कर रही है। लेकिन एहसान साहब, यंबा और फजीरा की हमने बात की थी, अगर ये मुतबादल रूट्स भी अगर मुतासर हो जाते हैं तो आलमी तेल की सप्लाई, जिस पर पहले ही काफ़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है, उसका असर दीगर दुनिया के ममालिक में भी हमें देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद क्या इसका इफेक्ट होगा? जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है तो वो भी उसमें निकल जाएगी फिर?
जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, इंडियन ओशन के अंदर आने के लिए ना दो बड़े रूट हैं। एक ईस्ट से मलाका का है, और ये वेस्ट में जो है बाब अल मंदब और सुएज कैनाल वाला रास्ता है। अभी जितना तेल हुर्मुज बंद होने से जो वेस्ट की तरफ तेल जाना है वो, या ईस्ट की तरफ जाना है, वो बंद हुआ है। अगर बाब अल मंदब बंद हो जाता है तो जो बाकी सोर्सेज हैं, जैसे अफ्रीका की वेस्ट कोस्ट है, या ये ब्लैक सी में से तेल निकल आए, या अमेरिका की तरफ से हम तेल लेकर आए, अगर ये रास्ता भी बंद हो जाता है तो सारी शिपिंग जो है वो साउथ अफ्रीका की तरफ से आएगी, जिससे कई दिन का की मुसाफिर और कई डॉलर पर बैरल की कीमत जो है तेल की, वो बढ़ जाएगी सिर्फ उसको यहाँ लाने के लिए। तो ये तो एक ऐसा मामला है। और अगर आपने देखा कल से हुतीज ने जो है वो दोबारा से अपना जंग के अंदर शमूलियत का ऐलान कर दिया है। और पहले भी चंद माह पहले जब उन्होंने रेड सी के अंदर ये मिसाइल और ड्रोन्स मारने शुरू किए थे, तो एक नॉर्मल कंटेनर शिप की कीमत जो फ्रेट पे 2200 से $2500 थी, वो $6000 तक चली गई थी। तो ये तो बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे वो तमाम ममालिक जो कि ऑयल पे डिपेंडेंट है, और पाकिस्तान भी उनमें से एक शामिल है। अच्छा इहसान साहब, अभी तो पूरी दुनिया में क्राइसिस की सी सिचुएशन है, और ख़ास तौर पर जो तेल प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज़ हैं उनकी मुश्किलात वैसे ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि वो तेल बेचते हैं तो उनको ठीक ठाक पैसे उसके मिलते हैं। जो ख़रीदने वाले मालिक हैं वो भी मुश्किलात का शिकार हैं। अब ख़तरात तो हर जगह मौजूद हैं। आपने आबनाए हुर्मुज़ का बता दिया, और दीगर जो बंदरगाहें, सऊदी बंदरगाहें, वहाँ पर भी ख़तरात मौजूद हैं। ऐसे में पाकिस्तान के पास भी तो गवादर पोर्ट है, वो भी उसका बड़ा पोटेंशियल है। इस सिलसिले में उसका क्या रोल देखते हैं? पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाले दिनों में मिल सकती हैं? इमरान, बहुत अच्छा आपने सवाल ये पूछा। देखिए, हमें सिर्फ ऑयल और गैस का प्रॉब्लम नहीं है, हमारी ट्रांसशिपमेंट का भी प्रॉब्लम है। ये जितने भी यूएई के जो पोर्ट्स हैं, ये सिर्फ ऑयल और गैस के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट का भी बहुत ज़्यादा काम था। यानी हमारी जो इंपोर्ट्स हैं या एक्सपोर्ट है, वो डायरेक्टली पाकिस्तान आ नहीं रही होती, या जा भी यहाँ पे डायरेक्टली नहीं रही होती। ये पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पे जाती है, वहां से बड़े जहाज आके इनको ले जाते हैं। आपने सुना ही होगा कि कराची पोर्ट के ऊपर पिछले 24-25 दिन के अंदर जितना कंटेनर्स की हैंडलिंग पिछले पूरे एक साल में हुई थी, उतनी इन 24-25 दिनों के अंदर हो गई है। और गवादर एक ऐसी जगह के ऊपर मौजूद है जो बिल्कुल गल्फ ऑफ ओमान के ओपनिंग के ऊपर है। वो ट्रांसशिपमेंट का किरदार जो कि फुजेरा के ऊपर या पर्शियन गल्फ के अंदर मौजूद बाकी मीना सलमान वगैरह के ऊपर हो सकता था, गवादर आइडियली सूटेड है, बहुत वेल प्रोटेक्टेड है। पाकिस्तान नेवी की टास्क फोर्स 88 वहां पे मौजूद है, जो कि तो जहाजों को अंदर बाहर जाने के लिए हर वक्त वहां पे मौजूद रहती है। ठीक है, मानते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर कुछ ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन ट्रांसशिपमेंट के लिए इस वक्त इस खित्ते में गवादर से बेहतरीन कोई और पोर्ट नहीं है। और हम आई थिंक इसमें गवर्नमेंट काम भी कर रही है। और आज पहला जहाज ट्रांसशिपमेंट का MV HMO लीडर जो है वो गवादर पहुंचा है। और इंशाल्लाह ये एक अपॉर्चुनिटी है कराची और गवादर दोनों के लिए अपने आप को ट्रांसशिपमेंट हब्स बनाने के लिए, कि वो दुनिया के सामने एज ट्रांसशिपमेंट हब्स और लॉजिस्टिक स्पोक्स जो हैं वो बन सके। ठीक है। अच्छा सर, अगर हम मुज़ाकरात की बात करें तो वो तो अभी होने हैं, बाकायदा मुज़ाकरात तो होने हैं, लेकिन हमने देखा कि तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो पाकिस्तान में एक अहम मुलाकात उन्होंने की है वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म से। फिर वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हुई है सऊदी वज़ीर ख़ारजा की, और कल भी कुछ डेवलपमेंट्स होंगी। अब ऐसे में हमले जो हैं वो अभी तवातुर से जारी हैं, क्योंकि एक तरफ मुज़ाकरात, ट्रस्ट डेफिसिट आपको पता है पहले ही बहुत ज़्यादा है, जब हमले भी इसराइल की तरफ से तवानाई तनसीबात पर किए जा रहे हैं, और ऐसे मौके पर जब ट्रंप खुद जो है वो कह रहे थे कि 10 रोज़ मजीद हमले नहीं होंगे। तो आप ये देखें कि अगर इतने स्टेक होल्डर्स, इतनी पार्टीज, इतने प्लेयर्स जो हैं वो मुज़ाकरात की एफर्ट कर रहे हैं, और एक ऐसा प्लेयर है, मैं इसराइल की बात कर रहा हूँ, वो स्पॉइलर का रोल प्ले कर रहा है, ऐसे में मुज़ाकरात का मुस्तकबिल आपको क्या नज़र आता है? ये बड़ी टाइट रोप है इस पे जिस वक्त जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं इस नेगोशिएशन में। देखिए, जब भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जब आप अपनी डिमांड्स रखते हैं ना, तो वो डिमांड्स हमेशा मैक्सिमाइज्ड होती है। और उसके बाद फिर ये जरूरी भी नहीं होता कि दोनों पार्टीज डायरेक्टली बात कर रही हैं। ये जो रीजनेबल सेंसिबल स्टेट्स होती हैं वो मीडिएटर्स का काम करती हैं, वो बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही होती है, इसमें कुछ बार्गेनिंग भी होती है, कुछ ले दे का भी काम चल रहा होता है। नॉट नेसेसरीली कि हर चीज मीडिया के ऊपर ओपनली बयान की जाए। आपने सुना ही है, 15 निकात अमेरिका ने दिए हैं, वो भी पाकिस्तान के थ्रू गए हैं। ईरान ने 5 निकात दिए हैं, वो उन्होंने ओपनली दिए हैं। वो सारे निकात कम वेश ऐसे हैं कि जिसमें शायद बज़ाहिर नजर आता है कि कोई भी मानने पे तैयार नहीं होगा, लेकिन जिस वक्त निगोशिएशन हो भी रहे होते हैं तो दोनों साइडें अपने आप को
पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएट करना चाहती हैं। अब इसमें जो इसराइल का किरदार है वो इंतहाई स्पॉइलर का है, क्योंकि शायद आज तक किसी भी जंग में, चाहे वो 48 की हो, 67 की हो, 73 की हो, और जो पीछे भी जो हमास के साथ उनका हुआ पिछले साल की जो जंग थी, इसराइल को इतनी ज्यादा मार कभी नहीं पड़ी जितनी इस दफा पड़ चुकी है। बेंजामिन नेतन्याहू अगर इस स्टेज के ऊपर इस जंग को रोकते हैं तो उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं करप्शन के, वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहे हैं कोalition की सपोर्ट से। उनको साफ नजर आ रहा है कि अगर जंग से निकलते हैं तो उनकी पॉलिटिकल साख डेफिनेटली खत्म हो जाएगी। तो उनके लिए ये सबसे मौजू है कि इस जंग का दायरा जितना ज्यादा बढ़ाया जा सकता है बढ़े। उसके बरक्स सदर ट्रंप जो हैं वो इस जंग से निकलना चाहते हैं, और वो एक रिस्पेक्टेबल वे आउट चाहते हैं, ताकि वो अपनी आवाम को कुछ सेल कर सकें कि इस वजह से हम जंग में शामिल हुए तो हमने अपने अहदाफ जो है हासिल कर लिए हैं। ईरान के लिए भी इसी तरह है कि विद इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद वो अब कॉम्प्रोमाइज करने के लेवल पे नहीं है, और वो उन्होंने करके दिखाया कि वो इस वक्त एक विनिंग पोजीशन में है। जब एक डिफेंडर एक जंग को स्टेलमेट की हालत में ले आए तो ये उसके लिए विक्ट्री होती है, और ईरान अभी इस पोजीशन में मौजूद है। तो एहसान साहब, जैसे कि आपने मकासद पूरे होने की बात की है, तो डोनाल्ड ट्रंप तो हर पहले दिन से ही कह रहे थे कि हमने अपना मकसद हासिल कर लिया, और वो मकसद हमने अब देख लिया 1 महीने बाद भी उनका हासिल नहीं हुआ। ना तो वो रजीम चेंज कर पाए हैं, ना ही कंप्लीट सरेंडर की वो बात करते थे कि जी कंप्लीट सरेंडर करें फिर ये जंग खत्म होती है, तो वो कंप्लीट सरेंडर भी नहीं हुआ। अब उनके जो नायब वज़ीर आज़म है JD वेंस, वो ये कहते हैं ईरान में हमने अपने मकासद हासिल कर लिए हैं और बहुत जल्द हम ईरान से निकल जाएंगे। तो दुनिया ये देख रही है कि ईरान ने इस जंग को शुरू करके और इसको अगर एंड करने जा रहा है तो इसमें हासिल क्या किया है, अमेरिका ने हासिल क्या किया इससे? देखिए, अमेरिका तो इस जंग में जाना चाह ही नहीं रहा था। आपने मार्को रूबियो की वो पहली स्टेटमेंट शायद सुनी होगी, क्योंकि कि जी इसराइल ने हमला करने वाला था और उसके जवाब में ईरान ने हमला करना था। तो इससे पहले कि ईरान हमला करता हमने ईरान पे हमला कर दिया। सो एक तो जो रिलक्टेंट पार्टनर वाला जो पोस्चर है अमेरिका का वो पहले से मौजूद है। दूसरा, इनकी जो प्लानिंग प्रोसेस था उसमें ये ख्याल था, क्योंकि जनवरी में आपको पता ही हुआ कि ईरान में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे, तो इनका ख्याल ये था कि हम डिकैपिटेटिंग स्ट्राइक करेंगे, टॉप लीडरशिप को हटा देंगे, लोग सड़कों पे निकल आएंगे और 4 से 5 दिन के अंदर हम इस जंग को जीत जाएंगे। 4 से 5 दिन के अंदर वो हदफ हासिल नहीं हुआ, बल्कि ईरानी अवाम जो है वो और इकट्ठी हो गई इसके वाक़े के बाद। फिर उन्होंने कहा कि जी हम जो मिसाइल सिस्टम्स हैं और जो मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है हम उसको खत्म करेंगे। मिसाइल आज तक चल रहे हैं, वो खत्म नहीं हो रहे। फिर उन्होंने कहा जी हम टोटल सरेंडर करवाएंगे ईरान से। वो सरेंडर क्या कराना, रोजाना रात को 8-9 बजे पूरी आवाम सड़क पे निकल आती है और वो ईरान अपने सुप्रीम लीडर के हक में जो है वो नारे लगा रहे होते हैं, तो वो उनको भी अचीव नहीं हो सका। तुलसी गबार्ड ने, अगर आपने वो कांग्रेशनल हेयरिंग की वीडियोस भी देखी हो, कि उसको उनको एक बड़ा जो उनकी डायरेक्टर है इंटेलिजेंस एजेंसी की, जी। उसको उनको उन्होंने पूछा कि जी एक तरफ आपने कहा था कि जी हमने ईरान के तमाम जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको जून 2025 में खत्म कर दिया है, और अभी इस दफा आपने जंग शुरू कराने के लिए जो आपने रीजन दिया है कि जी ईरान का न्यूक्लियर होना इमिनेंट था, तो कौन सी बात सच है, पहले वाली सच है या अब वाली सच है? और उनके पास आपको पता है जवाब कोई नहीं था। बर हकीकत ये जंग एक इलिजिटिमेट वॉर है, और इसमें उनको हर जंग के लिए एक पॉलिटिकल पर्पस चाहिए होता है, और अमेरिका इस जंग में बगैर किसी पॉलिटिकल मकसद के इसराइल के कहने पे दाखिल हो गया, और अब उसको निकलने के लिए एक जवाब चाहिए। और वो जवाब में अगर आप देखें तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जी हमने तो उनकी सारी लीडरशिप चेंज कर दी है, पहला टीयर भी खत्म कर दिया है, दूसरा टीयर भी खत्म कर दिया है, हमें तो ये नहीं पता कि अब हमने बात किससे करनी, तो इसका मतलब हमने तो रिजीम चेंज कर लिया, हमारा मकसद पूरा हो गया। और ये कह के वो इस चीज से बाहर निकलना चाह रहे हैं। बिल्कुल सर, लेकिन अगर देखा जाए खलीजी ममालिक की सिचुएशन जो है वो बड़ी अजीब सी हुई है। अमरीकी अड्डे इतने वहाँ पर मौजूद थे, तकरीबन 50,000 अमरीकी फ़ौजी वहाँ पर मुख्तलिफ बेसिस में तैनात थे, और अमरीका के हमले के बाद खलीजी ममालिक बड़ी वीक पोजीशन पर आ गए जब उन पर जवाबी हमले हुए। जंग तो चले ठीक है, आज नहीं कुछ हफ्तों बाद, कुछ दिनों बाद, महीनों बाद ख़त्म हो ही जाएगी, लेकिन उसके बाद आप खलीज की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जिन्होंने खलीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की ज़मानत दी हुई थी वो तो नहीं दे सके। कुछ लोगों का ये ख्याल है, और ये कुछ ऐसे कॉलम्स भी लिखे जा रहे हैं खलीजी ममालिक में, तजावीज़ भी दी जा रही हैं कि इस्लामी तर्ज की कोई नेटो जो है वो उसका कोई इत्तेहाद हो। आपको इसके चांसेस कितने नज़र आते हैं और कितना काबिल अमल फार्मूला होगा ये?
इसमें देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। 73 का जो था वो ऑयल क्राइसिस, उसके बाद डॉलर को जोड़ दिया गया, ऑयल को डॉलर के साथ जोड़ दिया गया, और इन इन उसके अगेंस्ट अमेरिका ने कहा जी हम आपको खलीजी ममालिक को डिफेंस प्रोवाइड करेंगे। उस जंग में नजर आ गया कि उस तरीके से प्रोवाइड नहीं कर सके। इस जंग के इख्तिताम पे खलीज के अंदर एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है वो सामने आएगा। उसमें क्या, ऑलरेडी अमेरिका की तकरीबन 19 बेसिस हैं यहाँ पे, बगदाद से लेके नीचे ओमान तक। क्या ये अमेरिका की प्रेजेंस मजीद बढ़ जाएगी, यहाँ पे मजीद बेसिस बन जाएंगी, मजीद फौज आ जाएगी? जैसे जापान में टोटल कुछ 40-45 हजार हैं, साउथ साउथ कोरिया में 45 हजार हैं, थर्ड सिस्टम हर चीज वहाँ पे मौजूद है, बेसिस बनी हुई है। तो क्या ये सिस्टम और बड़ा हो जाएगा, या इसमें नए पार्टनर्स और शामिल हो जाएंगे? या ये जो आप जिस तरह कह रहे हैं कि एक नेटो की तर्ज पे एक इस्लामी ममालिक की कोई फोर्स बन सके, मैं थोड़ा सा इज्तनाब करूंगा इस पे कमेंट करने से, क्योंकि इस तरह की एक पहले बनाई गई थी, वो आपको पता ही होगा, जनरल राहिद शरीफ साहब जो है जिसको कमांड कर रहे हैं, जिसका एक मकसद था काउंटर टेररिज्म का। मेरा ख्याल से ये कोई बहुत फिजिबल ऑप्शन इस वक्त नहीं होगी इसको इंस्टीट्यूट करने के लिए। अलबत्ता जो मैरीटाइम सिक्योरिटी, यानी जो समुंदर की गुजरगाहें हैं, उनको खुला रखने के लिए यहाँ पे आपको पता होगा बहरीन के अंदर सेंटकॉम, जो पांचवी बहरी बेड़ा अमेरिका, जी जी। उसका हेडक्वार्टर है। और यहाँ पे मुख्तलिफ टास्क फोर्सेज उनकी काम कर रही हैं, CTF 150, 151, 152। ये सब एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेज है। पाकिस्तान बहरिया इसका एक हिस्सा रही है, और है अभी भी है, हम उनके साथ ऑपरेट करते हैं। लेकिन एक जो एक ब्रॉडर जो रीजनल स्टेक होल्डर्स का, जो जी इस इलाके के हैं, जिनके अपने यहाँ पे स्टेक्स हैं, उनकी एक मैरीटाइम कोलैबोरेटिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म होना जरूरी है, ठीक है। जो कि इस इलाके को समझता है, उनके स्टेक्स यहाँ पे है, और वो उसको ज्यादा बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं बहसीत के बाहर के दूसरे ममालिक की फौजें यहाँ पे अपना मरकज रखें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एहसान अहमद खान साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप लोग हमारे साथ। वेलकम बैक। मुल्की सियासी मंजरनामे में बज़ाहिर जमूद के बावजूद अंदरूनी कशमकश वाज़ेह दिखाई देती है। एक तरफ हुकूमत सिफारती महाज पर अपनी कामयाबियाँ उजागर कर रही है, तो दूसरी जानिब अपोजिशन खुसूसन तहरीक इंसाफ किसी वाज़ेह और जारहाना रद्दअमल से गुरेज़ा नजर आती है, जिससे ये तासुर भी जन्म ले रहा है कि कुछ मामलात पर गैर एलानिया हम आहंगी या कम अज़ कम मोहतात खामोशी इख्तियार की गई है। तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली में हम क़यादत के अंदर सिंध के तयन के मसाइल की निशानदही करता है, जबकि रिहाई फोर्स जैसे बयानिए ताहाल अमली शक्ल इख्तियार करते दिखाई नहीं देते। और सुहेल आफरीदी की कारकर्दगी भी इसी तनाजुर में ज़ेर सवाल है कि आया वो वाकई तवक्कुआत पर पूरा उतर पा रहे हैं या नहीं। ईद के बाद सियासी सरगर्मियों में सुस्त रवि इस बात का इशारा देती है कि पार्टी तंजीमी, कानूनी और स्ट्रेटेजिक दबाव का शिकार है, जबकि बुशरा बीबी की सेहत से मुतालिक खबरें भी इंसानी और सियासी दोनों सतहों पर असरअंदाज हो सकती हैं। मजमूई तौर पर यह सवाल अहम है कि आया मौजूदा क़यादत बानी की रिहाई के लिए कोई मौसर हमा जहत हिकमत अमली तश्कील दे पाएगी या नहीं। अगर मौजूदा अप्रोच नतीजा खेज साबित ना हुई तो तहरीक इंसाफ को अपनी पॉलिसी में नुमायां तब्दीली लाना होगी, वरना वो बतदरीज सियासी मंजरनामे में अपनी असर अंगेज़ी खो सकती है। प्रोग्राम में जी हमें ज्वाइन कर लिया है मौवन ख़ुसूसी इत्तलात KP शफ़ी जान साहब ने। शफ़ी जान साहब, आपके वक्त इससे पहले कि कुछ हम सियासत पे बात करें, अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका जंग में एक सालिस का रोल प्ले कर रहा है, और बहुत से अहम ममालिक के वज़राए ख़ारजा भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन हुकूमत की इन एफर्ट्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस नज़र से देखती है? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक पाकिस्तान की सालसी रोल का सवाल है, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो हुकूमत है इस वक्त, जो बरसर इक़्तिदार है, जिस चोर दरवाजे से ये इक़्तिदार पे विराजमान है, सबको पता है कि किस तरीके से ये मैंडेट चुरा के बैठे हुए हैं। बात बड़ी वाज़ेह है, अगर एक हुकूमत पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन की है वो तहरीक इंसाफ है। पार्लिमान की बात हो, स्ट्रीट मूवमेंट, स्ट्रीट पावर की बात हो, वोटर के एतबार से हो, या एक ही नेशनल पार्टी है वो तहरीक इंसाफ है। जब एक बड़ी पार्टी अपोजिशन को आप एतमाद में नहीं ले सकते, ना आपने पार्लिमान को इस इशू पे
एतमाद में लिया है, ना पाकिस्तानी कौम को आपने इस इशू पे एतमाद में लिया है, तो बात बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान और हर पाकिस्तानी ईरान के साथ खड़ा है, लेकिन ये हुकूमत तज़ब्ज़ब का शिकार है। आपने देखा होगा कि पीएम शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को जो है नोबेल पीस अवार्ड के लिए नामजद किया था। इनकी जितनी रिप्रेजेंटेटिव्स मेरे साथ टॉक शोज में आते हैं या जब भी मीडिया टॉक होती है, तो मैं इनसे एक ही सवाल करता हूँ, क्या आप उस नोबेल पीस अवार्ड की नामजदगी को विदड्रॉ करेंगे? तो उस पे ये खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। तमाम तरह चीजें कुछ ही दिनों में वाज़ेह हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि ईद के बाद इंतज़ार किया जा रहा था कि वो एक रिहाई मूवमेंट जो है वो खान साहब की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू करनी है। अब इससे पहले भी कुछ मौक़े आए हैं, जैसे 8 फरवरी में भी आपने एहतजाज करना था, आपने किया भी, लेकिन उसके कोई खातिर खा नताइज सामने नहीं आए। इस दफ़ा जो मूवमेंट होगी वो पिछली मूवमेंट से कितनी मुख्तलिफ होगी? और ज़रा हमारे नाज़रीन को भी बताइए रिहाई फ़ोर्स के खदोखाल क्या होंगे, क्योंकि जब फ़ोर्स का वर्ड इसके साथ आता है तो आपके सियासी मुखालिफिन इस वर्ड को लेकर आप पे बड़ी तनकीद कर रहे हैं। देखिए, जहां तक तहरीक की बात थी, रमजान में भरपूर प्लानिंग की गई। मरकजी क़ियादत हो या सूबाई क़ियादत हो, सर जोड़ के बैठी हुई थी। हमारी कई मीटिंग्स हो चुकी हैं और हमारे पास भी गलती की गुंजाइश नहीं है, इसलिए भरपूर प्लानिंग की जा रही है। जहां तक इमरान खान रिहाई अमन मूवमेंट की बात है, तो उसकी लॉन्चिंग इवेंट भी जुमे को हो गया है। मेंबरशिप जारी है। जिस दिन 1 लाख मेंबर्स पूरे हो जाएंगे, बाकायदा उनसे हल्फ लिया जाएगा। सोहेल आफरीदी साहब ही उसको लीड करेंगे, क्योंकि स्ट्रीट मूवमेंट के तनाजुर में ही आफरीदी साहब ने इसकी अनाउंसमेंट किया और लोग भरपूर तरीके से उसमें हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान भर से नौजवान उसके मेंबर बन रहे हैं। 10 लाख हमारा टारगेट है। 1 लाख जिस दिन पूरे होंगे तो इनसे बाकायदा तौर पे हल्फ लिया जाएगा। जहां तक तहरीक की बात है, तो पार्टी मरकजी क़ियादत और सूबाई क़ियादत जो है वो सर जोड़ के बैठी हुई है। कुछ प्लान्स पे गौर हो रहा है, भरपूर प्लानिंग की जाएगी। मैंने जैसे पहले फरमाया कि गलती की गुंजाइश नहीं है, इसलिए भरपूर प्लानिंग की जा रही है। कुछ ऑप्शन ज़ेर गौर है, तमाम ऑप्शन पे गौर किया जा रहा है, चीज़ों को रिफाइन किया जा रहा है और एक सोच डेवलप हो चुकी है। वर्कर भी ये चाहता है और आम पाकिस्तानी भी ये चाहता है कि इमरान खान साहब की रिहाई को मुमकिन बनाया जाए, और हम भी ये चाहते हैं कि जो भी हो वो नतीजा खेज हो। इसलिए तमाम तर चीज़ों को बड़े गौर से देखा जा रहा है। जो भी ऑप्शन पिक किया जाएगा, लॉन्ग मार्च हो, इस्लामाबाद धरना हो, केपीके की सरहदों की बात हो, या फिर 26 नंबर पे बैठना हो, या संजानी के मकाम पे बैठना हो, फैजाबाद की तरफ आना हो, तमाम तर चीज़ों को गौर से देखा जा रहा है। जो भी ऑप्शन फाइनल होगा कौम के सामने रखा जाएगा और हमारी ये कोशिश होगी कि जो भी ऑप्शन हो वो नतीजा खेज हो। अभी तक कोई ऑफिशियल कॉल नहीं दी गई। आपने 8 फरवरी का जिक्र किया। 8 फरवरी की कॉल जो थी वो चकजई साहब की थी, शटर डाउन और पहिया जाम की। पूरे पाकिस्तान में इसको कामयाब बनाना के लिए कोशिश भी की गई और कामयाब भी रही। आपने देखा होगा खैबर पख्तूनख्वा में कंप्लीटली शटर डाउन और पहिया जाम था। पंजाब में, सिंध में आपने देखा होगा। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि पंजाब में इस वक्त जो सूरत हाल है, वहां पे फसतियत है, बर्बरियत है। वहां पे तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिल रही। वहां किसी चौराहे पे इमरान खान साहब के लिए कोई 4 लोग जमा हो जाए तो जो पंजाब पुलिस है वो उनके घर पहुंच जाती है। हमारे विलेज काउंसिल के वर्कर्स के घरों में पुलिस घुस जाती है। लेकिन इस तमाम तर जुल्म, बर्बरियत, फसतियत के बावजूद आज भी पंजाब की फिजा पे इमरान खान का राज है। तो तमाम तर प्लानिंग हो रही है। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, जब भी कॉल दी जाएगी लाखों लोग आप देखेंगे इस्लामाबाद आना हो या जो भी प्लान दिया जाएगा उसको कामयाब बनाने के लिए। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि 1 लाख जब मेंबर्स जो हैं पूरे हो जाएंगे रिहाई फोर्स के, तो उसके बाद हम काम शुरू कर देंगे। हमारा टारगेट है 10 लाख लोग इकट्ठे करना। अच्छा, जब 10 लाख लोग इकट्ठे होंगे, आपने लॉन्ग मार्च का जिक्र किया, आपने स्ट्रीट मूवमेंट की बात की है, तो आपको नहीं लगता कि जब भी ऐसी कोई सूरत हाल हुई है उस वक्त तसादुम ही हुआ है? आया वो 26 नवंबर का भी हम देख लें मामला, ये लॉन्ग मार्च जितने भी आपकी तरफ से हुए हैं, एहतजाज हुए हैं, पहिया जाम हुए हैं, तो तसादुम की सी कैफियत भी हुई है। और उसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि पर्चे भी होंगे, मजीद पर्चे होंगे, मजीद गिरफ्तारियाँ होंगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक मूवमेंट शुरू करना आपको नहीं लगता एक और बड़ी मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए? देखिए, ये सवाल तो आपका गवर्नमेंट से बनता है। जब भी तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च किया, जब भी तहरीक इंसाफ ने धरना दिया, तो हमें कानून और आईन इजाजत देता है और हम कानून और आईन के दायरे के अंदर रह के हमने एहतजाज किया।
26 नवंबर हो, 4 अक्टूबर हो, जब भी हम इस्लामाबाद की तरफ आए तो हमने कभी भी कानून को हाथ में नहीं लिया। पर्चे दिए जाते हैं तो किस कानून के तहत पर्चे दिए जाते हैं? जब आईन हमें इजाजत देता है पुरअमन एहतजाज का, पुरअमन धरने का, पुरअमन जलसे का, जुलूस का। आपके इल्म में होगा कि पिछले कई सालों से पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में हमें जलसे के लिए एनओसी नहीं मिलती। हम क्वेटा में जलसे का ऐलान करते हैं तो कर्फ्यू लगा दिया जाता है। पंजाब में किसी रैली की बात होती है तो पुलिस घरों तक लेकिन पहुंच जाती है। लेकिन शफी सिंध जान में साहब, इंदिरा कतक गुलामी की माजरत, वज़ीर आला साहब जो हैं, वज़ीर आला केपी, वो पंजाब के दौरे पर भी आए, सिंध के दौरे पर भी गए और इन दोनों दौरों को उन्होंने बड़ा कामयाब करार दिया था। अभी आप ये जिक्र कर रहे हैं कि पंजाब में हमें वो पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिल पा रही, तो अगर एक मूवमेंट जो है, एक बड़ी मूवमेंट अगर पंजाब से वो प्रॉपर तरीके से शुरू ना हो पाए, आपको पता है कि 2014 का लॉन्ग मार्च भी लाहौर से ही शुरू हुआ था, बड़ी बड़ी तहरीकें लाहौर से ही शुरू हुई हैं, तो इस दफ़ा क्या होगा? लाहौर से शुरू करेंगे आप, केपी से शुरू करेंगे, किस सूबे से शुरू करेंगे? देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है। जो पंजाब का दौरा था तो आपने देखा होगा कि लाहौर में पहली दफा लोगों ने कर्फ्यू देखा। कर्फ्यू इसलिए देखा कि खौफ इतना था सोहेल अफरीदी का और इमरान खान साहब का। अभी भी वहां पे तहरीक इंसाफ का अगर कोई नाम लेता है तो उस पर पर्चा हो जाता है। एन 129 का इलेक्शन आपको याद होगा, जिसमें तहरीक इंसाफ मियां अजहर साहब की वफात के बाद हिस्सा ले रही थी उस सीट पे, वहां पे हमारा इलेक्शन मटीरियल नहीं छोड़ा गया। इसके साथ साथ अब हमारी जो हमारी लाइक माइंड जो छोटी पार्टियां हैं, अगर वो भी किसी इलेक्शन में पंजाब में हिस्सा लेती है तो उस पर भी पाबंदी लग जाती है। क्योंकि मरियम सफदर को दौड़ में अकेला दौड़ने का शौक है, वो कंपटीशन नहीं कर सकती, वो इलेक्टोरल प्रोसेस पे यकीन नहीं रखती। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, पंजाब को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, हमारी लीडरशिप को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, चारों सूबों को लीड करना पड़ेगा, चारों सूबों को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी हमारी लीडरशिप को। इमरान खान साहब की रिहाई की जो तहरीक होगी, खैबर पख्तूनख्वा बिल्कुल तैयार है। सीएम सोहेल अफरीदी साहब की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा से लाखों लोग आएंगे, जो भी हदफ दिया जाएगा। अच्छा शफी जान साहब, क्विकली अगर आपसे पूछ पाऊँ, जैसे कि अली अमीन गंडापुर को जिस वजह से ओहदे से हटाया गया, कहा गया कि वो खान साहब की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे, सोहेल अफरीदी साहब को लाया गया, वो एहतजाजी सियासत के चैम्पियन, लेकिन अभी तक कोई बड़ा एहतजाज जो है वो नहीं वो कर सके। दूसरा ये कि अडयाला जेल वो जाते थे, अब तो वहाँ भी नहीं जा रहे। तीसरा ये कि अडयाला जेल में मुलाकातियों की जो लिस्ट होती थी उसमें उनका नाम पहले शामिल होता था, वो भी नहीं हो रहा। तो इतनी गैर मौजूदगी सोहेल अफरीदी साहब की क्यों नज़र आ रही है हमें? कोई गैर मौजूदगी नहीं है सीएम सोहेल अफरीदी की। अली अमीन गंडापुर को इमरान खान साहब ने ही सीएम लगाया था और उन्हीं के फैसले से वो सीएम से दस्तबरदार हुए। सोहेल अफरीदी साहब को भी इमरान खान साहब ने ही नामजद किया है। और आपने देखा होगा कि सोहेल अफरीदी साहब के पास एक हाई कोर्ट का ऑर्डर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें वो इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से है। अफरीदी साहब 11 दफा अडयाला जा चुके हैं, लेकिन वहां पे उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इतनी वीक फुटिंग्स पे है कि वो अपनी इजहार यकजहती के लिए तो जाते थे ना पहले अडयाला जेल, तो अब क्यों नहीं जा रहे अलीमा खान से के साथ इजहार यकजहती के लिए? देखिए, जो फैमिली का मिलने का दिन है वो ट्यूसडे है। वहाँ इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक वकीलों का और फैमिली ट्यूसडे को मिलती है। पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो जुमेरात को मिलती है। तो आपने देखा होगा कि 11 दफा वो गए हैं इमरान खान साहब से मिलने। फिर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी गए हैं, क्योंकि हमारे पास तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है, लेकिन ये इतनी वीक फुटिंग पे है कि वो हमारे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को नहीं लगाया जा रहा। अफरीदी साहब चीफ जस्टिस से मिलना चाहते थे तो उन्होंने मुलाकात से गुरेजा है। ओपन कोर्ट पे गए तो अदालतों को भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वहां पे मुलाकातों के हवाले से हो या फिर सेहत के हवाले से हो, तो हाई कोर्ट में 16 से ज्यादा पिटीशन इस वक्त जमा है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट में 12 पिटीशन जमा है, ना वो लगाई जा रही है ना सुनी जा रही है। तहरीक इंसाफ को जहां निशाना बनाना हो तो वो पिटीशन लग भी जाती है, सुनी भी जाती है, फैसला भी आता है, इम्प्लीमेंटेशन भी होती है। जहां तहरीक इंसाफ अपने लिए कानून के जरिए, अदालत के जरिए कुछ आसानी ढूंढना चाहती है तो दरवाजे हमारे ऊपर बंद किए जाते हैं। बात बड़ी वाज़ेह है कि सड़क को गर्म करना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा मज़ाहमत होगी तो मुफाहमत का रास्ता खुलेगा। ठीक है जी, आपके ख्याल में मुज़ाहमत होगी तो ही मुफाहमत का रास्ता खुलेगा। बहुत शुक्रिया आपका शफी जान साहब, आपने हमें नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो जाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।